नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पूरे दिल्ली सल्तनत को पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में पूरा विजयनगर साम्राज्य कवर करेंगे, तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए। और इसी तरह के रेगुलर जीके वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर विजयनगर साम्राज्य की, तो यह 1336 से 1650 तक हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। जब दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के समय राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई, उस समय हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने सन 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे उनके गुरु, जिनका नाम था माधव विद्यारण, उनकी प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम प्रमुख 4 राजवंशों को पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहला राजवंश होता है संगम वंश, जो 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। इसके बाद में सालू वंश, जो 1485 से 1505 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। और उसके बाद में आता है तुलु वंश, जिसका कार्यकाल 1505 से 1570 ईस्वी तक रहता है। और अंतिम वंश होता है अरिविडु वंश, जो 1570 से 1650 ईस्वी तक अपना कार्यकाल रहता है। ये चारों वंश को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इनसे रिलेटेड है, उनको सारों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। पहला जो राजवंश है यह है संगम वंश, जिसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पे। इनके पिता का नाम संगम था, तो उसी के नाम से इस वंश का नाम पड़ा संगम वंश। यह वंश 1336 में स्थापित हुआ और 1485 तक यह अस्तित्व में रहा। इसका प्रथम जो शासक हुआ वह हुआ हरिहर प्रथम, जो 1336 से 1356 यानी कि कुल 20 वर्षों तक शासन करता रहा। हरिहर प्रथम संगम वंश का पहला शासक था और इसकी राजधानी थी अनेगुंडी और दूसरी राजधानी थी विजयनगर। जो ये दूसरी राजधानी थी विजयनगर, इसी के नाम पर इस साम्राज्य का नाम विजयनगर साम्राज्य पड़ा था। आगे अगर बात करें तो हरिहर प्रथम ने कोंकण तट और मालाबार तट पर अपना अधिकार स्थापित किया था। 1356 में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद इसका भाई यानी कि बुक्का प्रथम अगला शासक बनता है। बुक्का प्रथम 1356 में शासक बनता है और 1377 ईस्वी तक यह शासन करता है। हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद यह शासक बनता है और इसने मदुराई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था। मदुराई पे इसने जीत हासिल की थी। इसने अपने राजदूत को चीन भेजा था आपसी संबंध बढ़ाने के लिए। साथ ही इसने अपने कार्यकाल में वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया था और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की जो है इसने उपाधि भी धारण की थी और लोगों को वेदों को पाठ करने आदि के बारे में प्रेरित किया था। इसके बाद में जो अगला शासक बना वो बना हरिहर द्वितीय, जो 1377 से 1404 ईस्वी तक शासक रहा। इसने मैसूर, कांची, कनारा आदि स्थानों पर विजय प्राप्त की। साथ ही इसने बहमनी साम्राज्य से गोवा और बेलगांव को छीन लिया। जब दक्षिण में बहमनी साम्राज्य था उसी समय विजयनगर साम्राज्य था, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। तो जो हरिहर द्वितीय था इसने बहमनी साम्राज्य से गोवा एवं बेलगांव जो स्थान थे वो छीन लेकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था। 1404 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी और 1404 में इसकी मृत्यु के बाद अगला जो शासक बना था वह बना था विरूपाक्ष प्रथम। विरूपाक्ष प्रथम संगम वंश की गद्दी पर बैठा, लेकिन यह कुछ ही महीनों तक शासन कर पाया और इसको हटाकर बुक्का द्वितीय अगला शासक बन गया 1404 ईस्वी में। यानी विरूपाक्ष द्वितीय कुछ ही महीनों तक शासन कर पाया था। बुक्का द्वितीय 1404 से 1406 ईस्वी तक के बहुत ही अल्प समय के लिए शासक रहा और इसके बाद देवराय प्रथम अगला संगम वंश के अंतर्गत अगला शासक बना। कौन? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी तक शासक रहा और इसने सिंचाई व्यवस्था स्टार्ट की तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर इसने बांध बनवाए और वहाँ से नहरें भी निकलवाई। तो ये एक अच्छा फैक्ट है, आप याद रखिए। पूछा जा सकता है कि किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाए थे और नहरें निकलवाई थी, तो किसने? देवराय प्रथम ने। साथ ही इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसके शासनकाल में 1420 ईस्वी में इटली का एक यात्री जिसका नाम था निकोला कोंटी, वह विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो कई एग्जाम में ये पूछा गया है कि निकोला जो कोंटी था वो किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था, तो ये आया था देवराय प्रथम की में।
आगे भी जो शासक है उनके कार्यकाल में भी कई यात्री आए हैं, तो जब उनको हम पढ़ेंगे तो उनसे रिलेटेड जो फैक्ट है आप उनको याद रखिएगा। आगे अगर इनको देखें तो इसने अपने दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु जो कवि थे, कवि श्रीनाथ, उनको आश्रय दिया था। 1422 में इनकी मृत्यु हो गई और इनके बाद अगले शासक बने देवराय द्वितीय, जो 1422 से 1446 तक शासक रहे। देवराय प्रथम मतलब इनके बीच में रामचंद्र भी शासक बनते थे, लेकिन देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के बीच में रामचंद्र नाम का एक शासक बना था, लेकिन वो कुछ ही महीनों तक शासन किया और अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ खास कार्य उन्होंने नहीं किया जो कि इतिहास में वर्णित हो। इसलिए देवराय द्वितीय 1422 से 1446 तक अगला शासक रहा, जिसने इंद्र का अवतार मानते थे लोग। मतलब जो देवराय द्वितीय है, इन्हें लोग, उस टाइम की जो जनता थी वो इंद्र का अवतार मानती थी। इन्होंने अपने शासनकाल में फारस के शासक, जो देखो मैंने आपको बताया था मैंने कि जितने भी शासक हुए उनके कार्यकाल में कोई ना कोई यात्री आया है। तो इनके जो शासनकाल के दौरान अब्दुल रज्जाक था, वह विजयनगर की यात्रा पर आया था, जो कि शाहरुख, जो कि फारस का शासक था, उसका राजदूत था। तो ये आप याद रखिए कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के शासक शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा पर आया था। साथ ही जो अब्दुल रज्जाक है, इसने इसे गज बेटकर का नाम दिया था। वो क्यों दिया था? क्योंकि जो देवराय द्वितीय थे वो हाथी के शिकारी थे और हाथी की शिकारी होने की वजह से इसने उन्हें गज बेटकर नाम दिया था। 1446 में देवराय की मृत्यु हो जाती है और इनके बाद अगला शासक बनता है मल्लिकार्जुन, जो 1446 से 1465 ईस्वी तक संगम वंश का अगला शासक होता है। यह उड़ीसा के गजपति शासक चंद्रगिरी के जो थे सालू नरसिंह, उनसे पराजित हो जाता है। यानी चंद्रगिरी के शासक थे सालू नरसिंह, वह मल्लिकार्जुन को पराजित करते हैं, जिससे यह जो अपमान होता है उसको सहन नहीं कर पाता है और उसी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक विरूपाक्ष द्वितीय बनता है, जो 1465 से 1485 तक शासन करता है। 1485 में इसकी हत्या करके सालू नरसिंह अगला शासक बनता है। तो सालू नरसिंह जो था वह संगम वंश से रिलेटेड नहीं था, तो इसलिए यहीं से संगम वंश समाप्त हो जाता है। यानी कि जो विरूपाक्ष द्वितीय है वह संगम वंश का अंतिम शासक होता है और फिर जो सालू नरसिंह होता है वह सालू वंश की स्थापना करता है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। देखिए, साम्राज्य वही है विजयनगर, लेकिन उसके अंतर्गत अलग अलग राजवंश है। तो जो सालू नरसिंह था उसने सालू वंश की स्थापना की। यह सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। इसके दो ही प्रमुख शासक हुए, पहला सालू नरसिंह और उसके बाद इमादी नरसिंह। इमादी नरसिंह के शासनकाल में जो इसका सेनापति था नरसा नायक, सारी शक्तियाँ उसके पास ही निहित थी। तो नरसा नायक का जो पुत्र था वीर नरसिंह, इसने 1505 ईस्वी में इमादी नरसिंह की हत्या कर दी और सालू वंश को समाप्त करके तुलु वंश की नींव रखी। देखिए, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि जितने भी जो नाम है उनमें नरसिंह शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो आप याद रखिएगा, दो शासक थे, पहले थे सालू नरसिंह और दूसरे थे इमादी नरसिंह। इमादी नरसिंह का सेनापति था नरसा नायक, जिसका पुत्र था वीर नरसिंह। इसने इमादी नरसिंह की हत्या की और सालू वंश को ख़त्म किया और एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था तुलु वंश। ठीक है, तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा और इसका पहला शासक हुआ वीर नरसिंह, जिसने कि इसकी स्थापना की थी। यह 1505 से 1509 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसके शासनकाल में यह आंतरिक विद्रोह से घिरा रहा, तो कोई खास कार्य इसने नहीं किया। इसके बाद में पूरे विजयनगर साम्राज्य है उसका सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ कृष्णदेव राय। तुलु वंश का भी सबसे महत्वपूर्ण और पूरे विजयनगर साम्राज्य का भी सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ तक कि विजयनगर साम्राज्य से किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो कृष्णदेव राय से ही बनते हैं। तो इनके बारे में हमने बहुत सारे फैक्ट जितने भी इम्पोर्टेंट है वो इंक्लूड किए हैं, आप इनको अच्छे से ज़रूर याद रखें। कृष्णदेव राय जो है ये 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन करते रहे। ये पहली बार 8 अगस्त 1509 को गद्दी पर बैठे। ठीक है, यहाँ से शासक बने। देखिए, अगर आप इनके कार्यकाल पे नज़र डालें तो 1509 से 1529 तक इनका कार्यकाल रहा और आपको पता होगा कि 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, यानी कि बाबर भारत आता है। तो ये कह सकते हैं ना कि बाबर इनके समकालीन था। तो बाबर ने जब अपनी आत्मकथा लिखी उसमें इन्होंने, जो बाबर है उसने कृष्णदेव राय को तात्कालिक भारत का सबसे ताकतवर शासक बताया, सबसे शक्तिशाली शासक। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था।
कृष्णदेव राय के अगर हम अभियानों को देखें तो 1509 से 1510 ईस्वी के बीच में इन्होंने बीदर के सुल्तान महमूद शाह को आदौनी नामक स्थान पर पराजित किया था। उसके बाद 1512 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया था और रायचूर पर अधिकार स्थापित किया था। जो यूसुफ आदिल शाह है उनको पराजित किया, जो कि बीजापुर के शासक थे, और उनके अंतर्गत जो क्षेत्र था रायचूर उस पर भी अधिकार किया। कब? 1512 ईस्वी में। इसके बाद में 1513 से 1518 ईस्वी के मध्य कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को 4 बार युद्धों में हराया और अंततः उनकी पुत्री से विवाह किया, जिसके बाद उन दोनों में संधि हो गई। 1520 में कृष्णदेव राय ने अपने समस्त शत्रुओं को पराजित कर दिया। साथ ही अगर अगले फैक्ट को देखें तो कृष्णदेव राय थे, यह तेलुगु के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने कई रचनाएं भी की है, जैसे कि अमुक्त माल्यदा और जामवंती कल्याणम। एक फैक्ट और है जो इसमें ऐड नहीं हुआ है, वो यह है कि जो कृष्णदेव राय हैं इनको आंध्र भोज कहा जाता था। आंध्र भोज इसलिए कि अगर आपको पता हो तो परमार शासक जो राजा भोज थे वो भी इसी तरह के विद्वान थे, और ये दक्षिण में थे और वो उत्तर में, तो उन्हीं के नाम पर इनको भी आंध्र भोज कहा जाता है, क्योंकि ये भी जो थे वो विद्वान थे उसी तरह के, इसलिए। साथ ही कृष्णदेव राय ने तेलुगु के 8 विद्वानों को संरक्षण दे रखा था, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। हम देखते हैं कि जो अकबर है, अकबर के जैसे 9 रत्न थे। अकबर ने अपने शासनकाल में अपने दरबार में 9 रत्नों को रखा हुआ था, उसी तरह कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में तेलुगु के 8 विद्वानों को रखा हुआ था, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। जिनमें जो सबसे प्रमुख थे वो पेद्दन थे, जो इनके राजकवि भी थे। पेद्दन की अगर रचनाओं की बात करें तो इन्होंने मनुचरित और हरिकथासार आदि रचनाएं लिखी है। वहीं अगर बात करें कृष्णदेव राय के द्वारा बनाए गए निर्माण कार्यों की, तो इन्होंने विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। 1529 ईस्वी को कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। कृष्णदेव राय के बाद अगला शासक बने अच्युत देव राय। इनके शासनकाल में पुर्तगाली जो यात्री है नुनीज, वह विजयनगर की यात्रा पर आया था। देखिए हमने पहले भी 2 यात्री पढ़े हैं, निकोला कोंटी और अब्दुल रज्जाक, ठीक है। और तीसरा एक और है अच्युत देव राय के शासनकाल में आया है, कौन? पुर्तगाली यात्री, जिसका नाम था नुनीज। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इनके बाद अगले शासक बनते हैं सदाशिव राय। यह 1542 से 1570 तक जो है शासन करते हैं, और यह इस वंश के अंतिम शासक होते हैं। कौन से? अंतिम शासक। इनके समय में इनकी समस्त जो शक्तियाँ थी इनके सेनापति राम राय के हाथों में थी। और जो राम राय है यह क्या करता है कि बहमनी साम्राज्य में फूट डालने के उद्देश्य से 1565 में बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध लड़ता है, जिस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध। लेकिन इस युद्ध में इनकी पराजय होती है, और इस युद्ध में राम राय मारा भी जाता है। राम राय तो मारा जाता है, लेकिन सदाशिव पराजित होते हैं, लेकिन मारे नहीं जाते, बच जाते हैं। उसके बाद ये तिरुमल के साथ मिलकर, तिरुमल जो है वो राम राय का भाई था, तो सदाशिव राय तिरुमल के साथ मिलकर अगले राजवंश अरिवीडु राजवंश की स्थापना करते हैं, जो कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम राजवंश था। यह राजवंश 1570 से 1650 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। इस वंश की स्थापना 1570 में तिरुमल और सदाशिव राय ने मिलकर की थी, और इस वंश की जो राजधानी थी वे थी पेनुगोंडा, और इस वंश का अंतिम शासक था श्रीरंग तृतीय। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस तरह के वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।